जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। और लास्ट टाइम हमने स्कोप मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था और आपको प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए दिए हैं, टेम्पलेट भी मैंने शेयर किए हैं, डिस्कस भी किए हैं, वो लेक्चर्स में भी काफ़ी आइडिया हैं। तो आपने नेक्स्ट वीक जो आपकी क्लास है वेडनेसडे को, आपने उसमें प्रोजेक्ट चार्टर, विजन और एसएलएस आपके पास बना होगा पिछले यूज का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चार्टर, विजन और एसएलएस तो साथ लगाएंगे, और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान और डब्ल्यूबीएस, ये तीन चीजें ये इस एसपीएम की जो भी तक हमने पिछले चीजों में पढ़ी हैं, चैप्टर्स में पढ़ी हैं, देखी हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेवेंट वो चीजें बनानी है। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट करके छापा मारेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है मेरे पास आई हुई है, आप अपना काम करें, खुद स्टडी करें, खुद मेहनत करें, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, डेफिनेटली जो आप डेडलाइन फॉलो करते हैं, प्लान करते हैं, अगर आप उसको मीट नहीं कर पाते डेडलाइंस को, कोई आपने कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज रखी है, मींस के अब 4 दिनों बाद हमने ये काम करना है, हम अगले हफ्ते तक ये कर लेंगे, तो अगर आप नहीं कर, आप ये कहेंगे अच्छा कर लेंगे कर लेंगे, फिर वो कभी काम नहीं होता। तो डेडलाइंस को मीट करना आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी और लोग जो है, जी, ठीक है, ओके। शेड्यूल्स डेफिनेटली, अगर अच्छा एक मैनेजर होगा जो डेडलाइंस को भी अच्छी तरह फॉलो कराएगा, तो आपका जो टाइम फॉर कंप्लीशन है वो प्रॉपरली ऑन टाइम आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट होगी। तो वक्त के साथ साथ ये शो भी हुआ है कि इम्प्रूव हुआ है, और इम्प्रूव हुआ है डेडलाइन और टाइम फॉर कंप्लीशन भी इम्प्रूव हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक प्रोजेक्ट 10 डेज में कंप्लीट करते थे, वो अमूमन पहले जो है वो 22 डेज में कंप्लीट होता था, और वक्त के साथ साथ उसको इम्प्रूव करते करते वो 63% पे आ गया है। और आप टाइम, जो डेडलाइन आपने मीट की होती है उसके करीब करीब आप इम्प्रूव करके पहुंच चुके हैं। तो हमेशा ये डेडलाइन का भी इशू रहता है कि वक्त पे काम कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरह बाकी प्रोसेसेस, हर नॉलेज एरिया में प्रोसेस है, इस तरह टाइम मैनेजमेंट में भी प्रोसेस है। जिस तरह स्कोप मैनेजमेंट में हमने कुछ प्रोसेसेस देखे, जिसमें स्कोप इनिशिएशन था, और अगर आपको याद हो कि जब स्कोप इनिशिएशन में हमने स्टडी किया, तो सबसे पहले उसमें प्रोजेक्ट की इनिशिएशन की बात होती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट चार्टर हमने डिस्कस करना शुरू किया कि प्रोजेक्ट चार्टर भी जब एग्री हो जाता है तो प्रोजेक्ट चार्टर, और हमने एक टॉपिक उसके साथ डिस्कस किया। देखिए, हम जब रट्टे लगा के करेंगे या छापे मार के करेंगे तब अब चीजें नहीं होती। अगर आप एक समझ के, एक आप किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट के साथ मैप करके याद रखेंगे, तो वो चीजें एसोसिएट आपको जहन में आती रहेंगी। हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होगा तो बाकी सारी चीजें होंगी, स्कोप डिफाइन होगा, फिर स्कोप सारी चीजें स्टेटमेंट लिखी जाएगी, फिर आप स्कोप वेरिफिकेशन की बातें करेंगे तो स्कोप स्टेटमेंट, स्कोप प्लानिंग, स्कोप वेरिफिकेशन कंट्रोल, स्कोप क्लोजर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर काफी सारी कुछ स्ट्रेटेजीज भी सीखेंगे, एस्टिमेशन की टेक्निक्स भी सीखेंगे, और आपने एमएस प्रोजेक्ट को भी यूज करना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा टास्क ये टफर हो गया। मैंने आपको बड़े 6-7 हफ्ते बड़े स्कूल में रखा, क्लासेस भी स्मूथली चलती रही, एक टेम्पो बनता रहा, तो आप थोड़ा सा गेयर अप करना है जो स्टूडेंट नहीं आते क्लास में। और वो एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई क्विजेज हो सकते हैं, वो हर दिन हो सकते हैं, हर लेक्चर में हो सकते हैं, हर दूसरे लेक्चर में हो सकते हैं, कोई अपकमिंग टास्क हो सकती हैं। तो वो डेडलाइन में जो आपके एक फोल्डर बना दूंगा, और वो डेडलाइन जो है, जो उस डेडलाइन में वो सारे आर्टिफैक्ट सबमिट कराएगा, 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, वो एक डॉक्यूमेंट आपने बनाना है। मसलन वो जो 5 डॉक्यूमेंट हैं, प्रोजेक्ट चार्टर, विजन, एसआरएस, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, और आपका डब्ल्यूबीएस। तो 2 तो आपने पहले के बनाए हैं, 3 आपको मैंने 2 हफ्ते से दिए हुए हैं, बल्कि उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ा रहे थे कि आपने बनाना है। तो आप इसको लर्न करना शुरू करें। जिस तरह आप आगे जाके एमएस प्रोजेक्ट जो है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज होता है, उसका ट्यूटोरियल देखें कि उसमें कैसे एक्टिविटीज और क्या चीजें आती हैं। इस अपकमिंग लेक्चर्स में भी, ये जो इस लेक्चर है इसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेल दी गई है, तो थोड़ा सा आप अपना हैंड्स ऑन काम भी तेज करना शुरू कर दें, ठीक है। और यही होगा, ठीक है।
वरना सेशन के मार्क्स कहाँ सारे से जाएंगे, काम करेंगे तो कुछ नंबर मिलेंगे, मुफ्त के नंबर तो नहीं मिलते आप लोगों को। तो अब देखते हैं कि जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो नहीं करते वो ना करें। तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव और भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ टास्क हैं, कुछ क्विजेज हैं, कुछ तरह की चीज़ें। तो जो नई लोग आ रहे हैं, जैसे 40 की क्लास है और अब ये देखें कि यार ये जाहिद क्या चीज़ आइटम लेक्चर हो रहा है और वो क्वेश्चन कर रहा है कि CIO और CEO का डिफरेंस है, ये क्या है, ये किधर है ये जाहिद? और तुम कहाँ से मैसेज कर रहे हो? कमाल बंदा है ये। लेक्चर चल रहा है और प्राइवेट मैसेज कर रहा है कि पता नहीं प्रोजेक्ट चार्टर में इशू है। हर वक्त चोरी पसोड़ी पा के रखी होगी इसने। और 15 मुझे निकाल के 15 अभी तक सिर्फ स्टूडेंट है यहाँ पे। अली, अमार, दुरे, नायाब, हफ्सा, गोरी, अमीदा, खले, हसन, जिया, लाइबा, मिसबा, जावल, जाहिद, कासिम, तैयबा, उसामा, वकार, युमना। बस यही लोग हैं। और 40 की क्लास है। और देखिए अभी अभी तकरीबन 25-26 लोग हैं जो सोए हुए हैं, खरामा खराटे मार सोए रहे। बहुत अच्छी फिट बात है। ओके जी, you have to be on the LMS and you have to be on your group online जब तक आपके 2:30 बजे तक लेक्चर नहीं होता। ठीक है, जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटी है, LMS पे गौर करें। ठीक है, मैं ग्रुप पे पता नहीं क्यों पोस्ट कर देता हूँ लिंक शिंक। LMS पे सारी चीजें होंगी। LMS पे आप अपना लॉगिन और न्यू LMS URL है, लोगों को वो भी नहीं पता न्यू LMS क्या कौन सा। हालांकि ग्रुपों पे पहले का शेयर हुआ हुआ है, सोसाइटी के न्यूज फेसबुक पेज या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे शेयर हुआ हुआ है। जो CS का जो एक नोटिस बोर्ड है, वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी CR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको मॉनिटर करना। ओके जी, इसमें भी सब प्रोसेस हैं। वन इज एक्टिविटी डेफिनेशन, देन इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन, देन शेड्यूल डेवलपमेंट, शेड्यूल कंट्रोल। ये इसमें 5 सब प्रोसेसेस हैं। और ये सारी चीजें आपकी इस पे वन बाय वन हम इसको देखेंगे। क्या एक्टिविटी किसी टास्क को कहा गया है। एक्टिविटी का मतलब है कोई टास्क है। मसलन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि हमने रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले एलिस्टेशन करनी है, या उससे पहले आप अगर रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन से पहले कहते हैं हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग एक टास्क है आपकी। और प्लानिंग और एक्टिविटीज के बाद उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन आपने करना है। फिर आपके पास एक एक्टिविटी आ जाती है कि आपने रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस करना है, फिर रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन करनी है, ये सारी चीजें। तो ये आपकी एक्टिविटीज आ जाती है, जो भी आपने टास्क करना है। एक्टिविटी का मतलब सम टास्क है। तो अब हम पहले देखते हैं कि एक्टिविटी, सबसे पहले था एक्टिविटी डेफिनेशन और फिर एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि WBS में भी जब आप ये कर रहे हो कि आपके क्या क्या वर्क है, तो उसमें भी सीक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी हर फेज में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या क्या टास्क करेंगे। तो आज के लेक्चर से भी और आपको थोड़ा सा और अच्छा अंदाज़ा होगा कि एक्टिविटी को डिफाइन करना या नोट करना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना वो एक अलग चीज़ है, कि और उसकी सीक्वेंसिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी के दरमियान डिपेंडेंसीज आ जाती है कि कौन सी टास्क पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कौन सी टास्क हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कौन सी टास्क हम एक टास्क खत्म होगी तो हम उसको कर सकते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे, वो भी हम देखेंगे, वो भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लगे कि टास्क कैसे पहले ही चलाई जाती है, कैसे वो टास्क एक्टिविटी की डिपेंडेंसीज की बात होती है, वो भी हम देखेंगे। तो पढ़ना शुरू करें, काम करना शुरू करें, ट्यूटोरियल देखना शुरू करें। जो चीज़, जो कोई टीचर प्रैक्टिकली कोई चीज़ बता रहा है, कोई गाइड कर रहा है, उस पर काम करना शुरू करें। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। ठीक है। और प्रोजेक्ट एक्टिविटी डेफिनेशन की बात हुई। प्रोजेक्ट शेड्यूल ग्रोज आउट ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। अगर आप देखें कि प्रोजेक्ट चार्टर आपने बनाया और उसमें आप मेंशन करते हैं कि स्टार्ट डेट ये है और एंड डेट ये है, तो आपके पास एक टाइमलाइन कंप्लीट आ जाती है कि आपके पास इतनी ड्यूरेशन है, आपने इसमें कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास भी यही है कि आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स हैं या चीज़ है, वो आपने अभी डेवलपमेंट तो नहीं करनी। ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके पास ये पूरा सेमेस्टर है। और सेमेस्टर डेफिनेटली सितंबर 15 तक आपके पास टाइम है। सितंबर 15 से आपके पास फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। तो आपके पास सितंबर 15 है, नाउ इट्स जस्ट 5। तो स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ डेज। और अभी आप पीछे 2 हफ्ते पीछे भी कर ले तो तब से वो एक्टिविटी शुरू हुई नहीं है। तो आपके पास देखें कि पूरा 2 महीने, 2 महीने में आपने अगर 6-7 डॉक्यूमेंट बनाने, 7-8, तो भी कोई इतनी बड़ी बात चीज़ नहीं है। जो लोग तो 2-2 महीने में पूरी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जब आप वो कंप्लीट सीख लेते हो, और आप भी वक्त के साथ करेंगे।
तो प्रोजेक्ट चार्टर ही आपको एक स्टार्ट में बता देता है कि आपकी क्या डेडलाइन है, क्या डेट्स हैं जिसको आपने मीट करना है। देन वी हैव स्कोप स्टेटमेंट। तो स्कोप स्टेटमेंट की जब बात करें, जो हम उसके अंदर आप बता देते हैं कि भाई हमने ये मेजर मेजर काम करना है, ये प्रोजेक्ट के अंदर हमारे मेन मेन मॉड्यूल्स हैं या मेन मेन ये वर्क है, और वो भी आप उसमें डिफाइन कर देते हैं। तो जिसमें अगर आपने WBS भी आपने डिटेल में डिफाइन किया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं तो उसमें आप डिफाइन कर लेते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेजर मेजर ये एक्टिविटीज फेजेस हैं, और उसके अंदर ये हर फेज के अंदर ये सब फेज है या सब टास्क आपने काम करना है, और उसकी एक सीक्वेंसिंग भी आप उस वक्त की क्लैम कर देते हैं। तो जो एक्टिविटी डेफिनेशन है वो वहां से आपका स्टार्ट वहीं से शुरू हो जाता है कि जो एक तो टाइमलाइन भी आपको टोटल मिल जाती है, हर टास्क एक्टिविटी की नहीं मिलती बट टोटल मिल जाती है। फिर आप जो आप डिटेल WBS अगर आप बनाना चाहें या मोर सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन आप उसके देना चाहें कि हर एक टास्क के अंदर सब टास्क, और उसके अंदर अगर मजीद अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे डिटेल WBS या उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हर फेज की आप एक अलग साथ लिंक भी डॉक्यूमेंट बना लें कि हर WBS की क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है या उसका क्या मतलब है। क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी है तो जो पता नहीं लग रहा होता कि इसके अंदर क्या करना है, तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए या टीम को समझाने के लिए आप उसकी एक समरी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इस चीज में हम ये करेंगे, कैसे करेंगे, वो अंदर की चीज है। एक्टिविटी डेफिनेशन जो है, डिफाइनिंग एन एक्टिविटीज, वो आपके पास एक तो टाइमलाइन टोटल प्रोजेक्ट का स्टार्ट में जब आप एस्टिमेशन करते हैं, टेक्निक सप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट की कि हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स, और टोटल डेडलाइन या टाइम डिफाइन कर लेते हैं, तो वो आपके पास टोटल टाइम भी, और फिर स्कोप स्टेटमेंट और WBS जब बनाते हैं तो आपके पास वर्क ऑफ एक्टिविटीज आ जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो सीखनी है वो एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग है। सेकंड चीज कि जो भी एक्टिविटीज है उनकी सीक्वेंसिंग या काइंडली आप लेक्चर के दौरान देखें, मैं भी ये लोगों के माइक्स भी ऑन हुए हैं कईयों के। सुहेल हुसैन माइक ऑफ करो। एक क्लास का एक डेकोरम होता है, एक तरीका कार होता है ये बैठने का और बिहेव करने का। तो ये तो नहीं आप चिड़िया घर में जाके बैठ जाएं, और आप जो घर में बैठे हुए सब लोग घर में बैठे हैं मगर अपने एक रूम आपने लॉक किया हुआ है, मैंने भी अपना रूम बंद किया हुआ है और एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हुए आप लेक्चर दे रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये तो नहीं है आप पूरे मोहल्ले को पूरे आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स है 22 सिस्टम पार्टिसिपेंट बैठे हैं तो अपना शोर शराबा सुना रहे हैं। तो ख्याल करें, एक्सीडेंट में हैपन बट अवॉइड किया करें। ठीक है, लेक्चर देने वाला भी लेक्चर सुनने वाला भी अपनी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे सो दैट को डिस्टर्ब ना हो। ये सब लोग सुन रहे होंगे, पीछे बच्चे चढ़ाए पढ़ाए कर रहे हैं, तो ख्याल करें। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। अब हमने एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग कैसे करनी है या उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है या क्या चीज सीखनी पड़ती है, इसके अंदर देखिए अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे भी प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम या आपको ये व्यू हो रहा होगा, तो ये काफी सारी चीजें आ जाएगी और लर्निंग भी आ जाएगी। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग जब आप करते हैं कि कौन, इसका मतलब क्या है कि किस टास्क को एक्टिविटी को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। मैं आपको जरा मिसाल दे के समझाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स में भी आएंगे कि मतलब पता होना चाहिए। देखिए आप उस पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, आपको पता है जब तक SRS कंप्लीट नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यानी अपकमिंग जो एक्टिविटी SRS के बाद जो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है कि SRS कंप्लीट होगी, वेदर दिस SRS मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द प्रोजेक्ट टीम मेंबर या जो भी आपका इंडिविजुअल पर्सन है, तो फिर आप आगे मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जब तक SRS कंप्लीट नहीं होगी आप यूज केस नहीं बना सकते। ये कंफर्म बात है। जब आपको रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है, जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर वेरीफाइड या वो लिस्टेड भी नहीं हुई, तो आप कैसे उसका यूज केसेस बनाएंगे जब पता ही कुछ नहीं है। तो इस तरह लेट से जिस तरह आप कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि यूज केस साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ उसके सीक्वेंस डायग्राम, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया हो रहा है जो मैं क्या डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ, क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि जो मैं यूज केस बनाता जाऊँ। ये नहीं कि मैं पूरा यूज केस जब कंप्लीट करूंगा तब मैं सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाऊंगा। सोच दिमाग ये कहती है कि आपके पास अगर मेंबर है तो यूज केसेस बनाते जाएं और साथ साथ उसकी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी बनाते जाएं। वाई टू वेट के पूरे वो 10 15 20 बन जाएंगे फिर मैं SSD उसकी बनाता जाऊंगा। तो आप पैरेलली टीम मेंबर को भी टास्क देंगे कि भाई ये यूज केस बनाता जाएगा, तुम SSD बनाते जाओ उसकी। ये यूज, क्योंकि यूज केस
जो यूज़ केस में ही जो पार्ट है वो जब वो कंप्लीट होगा एक यूज़ केस, उसकी एसएसडी बन जाएगी। यूज़ केस साथ-साथ बनाते जाएँ, साथ-साथ एसएसडी, तो दोनों चीज़ें साथ पैरेलली चल सकती है, ठीक है? ये नहीं कि एक तो डिपेंड होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ साइड बाय साइड चलती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ टास्क यानी वर्क जो है वो आप एक पे डिपेंडेंट होते हैं। कई एक्टिविटी ऐसी होती है कि एक जब तक कंप्लीट नहीं होगी, इसको डिपेंडेंसीज़ बोलते हैं। ये भी आगे एग्ज़ाम्पल्स भी आएँगी। तो एमएस प्रोजेक्ट में भी ये डिपेंडेंसीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और उसको एक एरो सिंबल साइन से शो किया जाता है। तो कुछ डिपेंडेंसीज़ होती हैं एक्टिविटीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये लेक्चर में बताया जा रहा है कि कुछ मैंडेटरी डिपेंडेंसीज़ होती हैं इनहेरिट इन द नेचर ऑफ द वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंडेटरी डिपेंडेंसीज़ जिस तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि यूज़ केसेस आर डिपेंडेंट अपॉन एसआरएस। यूज़ केस डिपेंड कर रहा है कि जब एसआरएस कंप्लीट होगी तो यूज़ केसेस जो भी बनाने वाला बंदा है, यूज़ केस तो नहीं है कोई बंदा, यूज़ केस बनाने वाला जो भी आपका टीम मेंबर है, वो डिपेंड कर रहा है एसआरएस पे। जो एसआरएस बनाने वाला है, जो एसआरएस कंप्लीट होगी तो वो यूज़ केस बनाएगा। तो इस तरह कुछ आपकी इनहेरिट इन नेचर पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जब तक डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी, कोडिंग शुरू नहीं हो सकती। यानी कोडिंग डिपेंडेंट अपॉन डिजाइनिंग पे, डिजाइनिंग डिपेंडेंट नहीं है कोडिंग पे। कोडिंग डिपेंडेंट है, जो कोडिंग करने वाले लोग हैं वो डिपेंड कर रहे हैं डिजाइन की टीम पे या डिजाइन जिसने कंप्लीट किया। डिजाइन जब तक कंप्लीट नहीं करेगा वो कोडिंग कैसे करेगा? तो ये कुछ इस तरह की इनहेरिटेड नेचर ऑफ द हार्ड लॉजिक होती है। दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। और ये इस तरह की सारी चीज डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज, इट इज डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट टीम मेंबर कॉल्ड एज सॉफ्ट लॉजिक। वो ऊपर हार्ड लॉजिक भी उसको एक वेदर टर्म कहा जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द टीम मेंबर्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम जब तक हर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करते हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। आपने खुद से डिफाइन कर दिया कि लेट से हम डिजाइन कर रहे हैं, डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, हमने एंटिटी ईआर ये सारी चीजें प्लानिंग की, डेटाबेस डिजाइनिंग की, प्लानिंग की, फिर हमने जब बनाया, जब तक हम इसको एक दफा वेरीफाई नहीं कर लें, डेटाबेस डिजाइन तो क्लाइंट से वेरीफाई नहीं करते ना। डेटाबेस आपने बनाया, स्कीमा बनाया, आर्किटेक्चर बनाया, ये सारी चीजें बनाई, वो तो आप क्लाइंट से डिस्कस नहीं करते। वो तो आपका जो टीम मैनेजर है या आपके जो एक्सपर्ट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसको वेरीफाई ऑथेंटिकेट करते हैं। छोटी मोटी गलतियां रह जाती होती है, वो कवर अप हो जाती है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोई मेजर फ्लॉ ना हो, या अब जो सारी चीजें हैं वो आपकी उस पर मैप हो चुकी हो। तो ये जो एक्सपीरियंस जो आप समझ लें टीचर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर्स हैं, वो आपको एक जो कोर एक मशवरा देते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल मैं एक टिप देता हूँ कि जितनी मेजर एंटिटीज या मेजर मॉड्यूल्स होंगे वो सारी एंटिटीज बनती हैं, उसके अलावा भी एंटिटीज बनती हैं। तो वो एक टिप है, वो काफी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे, वो लोग बस सोचते रहते हैं यार कौन सी एंटिटी बनेगी, कैसे होगी। तो ये सारी चीजें जब डोमेन मॉडलिंग कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स या नाउन जब आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन दो तरह के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड सॉफ्टवेयर। तो कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज रह ना जाए, तो वो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज आप देखते हैं कि कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं है जिसका कोई आगे प्रैक्टिकल में फायदा ना हो। तो एंटिटी या टेबल उसको बनाया जाता है जो रिकॉर्ड भी कर रहे हो, जिसमें डेटाबेस में कोई चीज उससे कोई टैकल भी कर रहे हो। जब जिसकी एंटिटी की जरूरत ही नहीं हो, या रिकॉर्डिंग की जरूरत ही ना हो, या कोई चीज स्टोरेज की जरूरत ही ना हो, उसको एंटिटी बनाने का फायदा नहीं होता। तो ये कुछ टिप्स भी होती हैं जो एक्सपीरियंस जो है, जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो फिर आपके साथ टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट टीम है कि वो कुछ आपकी कदगन लगा देती है। लेट्स से कदगन उर्दू में कहते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होगी, इसके बाद ये चीज ऐसे होगी, तो ये चीज हम वेरीफाई करेंगे, जब ओके होगा फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो कुछ डिपेंडेंसीज खुद लगा देते हैं कि यार जब तक ये चीज नहीं होगी हम इस पे ये नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, सॉरी डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज डिपेंड अपॉन लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर, जिस तरह कोरोना है, कोविड चल रहा है, तो अब इस पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कई दफा नेट के इश्यूज भी आते हैं, कई दफा आते हैं, मगर ये नहीं है कि जी हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, ये सब झूठ है। और ये सब लोगों के पास मोबाइल होते हैं, सब लोगों ने पैकेज कराए होते हैं। आई हार्डली बिलीव के हाँ कोई पहाड़ों और वादियों में, गारों में कोई रहता हो तो वो बात की बात करते हैं। आजकल बच्चा बच्चा कहते हैं ना, बच्चा बच्चा डाली डाली बूटा बूटा, ये सारे लोग बैठ के नेट यूज कर रहे हैं, पैकेज यूट्यूब सब चला रहे हैं और फेसबुक के यूज कर रहे हैं। तो ये कौन सी ऐसी बात है कि जी हम ये जो है ना एक पैकेज नहीं ले सकते और ये नहीं ले। तो अब तो उन्होंने ये जो कैरियर मोबाइल कंपनीज वाले हैं, उन्होंने हफ्ते हफ्ते के पैकेज निकाल दिए हैं,
और वो मेरे ख्याल से 150-200 रुपया दें, आपका फिट पैकेज मिलता है, और थोड़ा सा अच्छा पैकेज लें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि कितना अपलोड करना है, कितना डाउनलोड करना है और कितनी जीबी है, तो वो डिपेंड। तो क्या आप लोग अपने पॉकेट मनी से 200 रुपया पर हफ्ता भी या महीने का भी अगर लगाएं तो 1000-1500 नेट पे फिट पैकेज अगर लेना चाहें तो वो भी नहीं ले सकते? सब झूठ है। तो जो लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस बेयर करते थे, यहाँ पर हॉस्टल के, यहाँ पर सारी चीजें, वो सारे कट डाउन हो गए। तो ये थोड़ा सोच की बात है, ठीक है, ये हम सबको आइडिया पता होता है, बस सिर्फ जो रस्मन जो लोग इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, इट्स अनअवॉइडेबल। हाँ, किसी का एक्सेप्शन में कोई केस हो सकता है, बट ऐसे जो है ना, दिस इज समथिंग unbelievable. So excellent dependencies depend upon the some environmental या extra factor depending upon relationship between project and non-project activities. ये समझाना चाह रहा project and non-project. project पे तो आप काम कर रहे हैं, let's say ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बाहर कोई अफरा तफरी होगी, कोई क्योस मच चुका, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोविड का सिनेरियो है, तो उसमें जो डेडलाइंस हैं, उसमें जो कुछ काम करने की नोयत है, फिर वो चेंज होती है, फिर बंदा अपने आप को उस हिसाब से ढालता है, जिस तरह हम अपने इस हिसाब से इसको ढालें। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सुना है कि जो बिल गेट्स है वो कहता है जी ये इस वक्त तक 2021 तक जाएगा कोविड, और अगले साल तक स्कूल खुलेंगे, वो एक प्रोडिक्शन कर रहा है। बल्कि अगर आप नेट पे देखें, सॉरी टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अब जय बात है, हम बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव के सिट्स ये यहूदी साजिश है, अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ होती है, बट ये नहीं कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ये चाहते हैं कि, मगर जो लोग करने वाले उन्होंने किया है। और बिल गेट्स की भी अगर आप नेट पे यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें तो आज से 4-5 साल पहले भी कॉन्फ्रेंस में है, तो वो उसमें भी जिक्र कर रहा है इसी चीज़ का। 5 साल पहले कैसे जिक्र कर रहा है, नेट पे देखिए, मैंने ये काफ़ी पहले ये देख चुका हूँ, मैं जब इसको एक्सप्लोर करता हूँ, मैं सारी चीज़ें देखता रहा, तो उसने 4-5 साल पहले कहा कि इस तरह सिनेरियो इस तरह है, और उसने कहा कि तकरीबन पूरी दुनिया में अफेक्टेड लोग 3 करोड़ तक जाएंगे। तो अभी आप देखिए 1.25 या 1.5 करोड़ इन्फेक्टेड हैं या मुतासिर हुए हैं पूरी दुनिया में। तो इट लेट से 6 और 7 मंथ कंप्लीट है, जनवरी में ये लॉन्च होना, पॉपुलैरिटी होना शुरू हुई, दिसंबर में ये आया, जनवरी फरवरी में पता लगना दुनिया को शुरू हुआ, तो 7-8 महीने में 1.25 करोड़ है। तो आप सोचें कि 3 करोड़ तक जाएगा, तो इसको अल्लाह ना करे, हम तो चाहते हैं कि कल ही खत्म हो, मगर वो जो एक्सपेक्टेड वो बता रहा है कि 3.25 करोड़ तक जाएगा, फिर एक वैक्सीन निकलेगी दुनिया में और ये सारी होगी और वो होगी। तो ये पहले से बता रहा है, और वो मूवीज भी आज से 8-10 साल पहले जो बनी है कंटेजन के नाम से, वो पिछले दिनों एक चैनल ने लगाई हुई भी थी। तो ये कैसे फिर है, ये क्या चीज़ है, उनको कैसे पता, और एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें, तो ये दुनिया को एक सोचने की भी, एक समझने की भी एक हिस्स दे रही है कि सोचो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इनके पीछे ये लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं इस तरह हो, और हमारे कंट्रोल और सारी, और फिर वो एंड में निकले। तो इट डिपेंड्स कि मैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में और बाहर कोई मसला मसाइल ये सारी चीजें आ गई, तो डिपेंडेंट है हम, फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे हालात हो गए। तो कुछ प्रोजेक्ट और जो नॉन प्रोजेक्ट बाहर की जो एक्टिविटीज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप बाज़ वक़्त उस पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। बाहर कोई अफरा तफरी और कर्फ्यू ये कुछ हो गया, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मुझे बताएं। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं और बाहर एकदम कर्फ्यू नाफिज हो गया, या फौरन को ऐसे फौरन हालात हंगामी हालात हो गए, तो सारी एक्टिविटीज फिर ऑल्टर हो जाती हैं, या डेडलाइन चेंज होती हैं, या उसका फिर लोग अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। जिस तरह अब कोविड को अंडरस्टैंड लोग करना शुरू हो गए, वी हैव टू लिव विद दिस कोविड, और हमने इसको इस तरह ही हमने ये चीज़ें सारी करनी है, और ये सारा इस पर हमने गुजर बसर और हमने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो ये चीज़ें सारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। फिर you must determine dependency in order to create the critical path analysis. अब हमने आगे जो है ना कुछ नेटवर्क डायग्राम पढ़नी है, नेटवर्क डायग्राम जब आप ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे आपको एक आइडिया भी होगा। मगर हमें जो टास्क है, जो हमने पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में लिखा कि यार ये इस फेज में ये करना है, ये करना है, ठीक है, आपने सिर्फ टास्क लिखी थी, उसमें अभी हाँ सोचना फिर ये पड़ता है कि बार बार वो टास्क सेम रिपीट ना हो, एक ऑर्डर में हो। ये नहीं है कि उस टास्क का जिक्र उसी किसी और स्टेज में भी कर रहे हो, उसका कहीं और जिक्र भी कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी सीक्वेंसिंग को भी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टास्क डिपेंडेंट है किस पर,
कौन सी टास्क हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, अभी तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मगर एक एक्सपीरियंस मैनेजर होता है वो जब प्लान बना रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट आगे आस्ता आस्ता जाके गैंट चार्ट की, जो आप एमएस प्रोजेक्ट टूल को यूज करके आप अपना गैंट चार्ट, एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज या शेड्यूल बनाएंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली डब्ल्यूबीएस है। तो डब्ल्यूबीएस को देख के ही सारी एक्टिविटी की फिर आप सीक्वेंसिंग करते हैं, मगर उसके लिए पेपर वर्किंग जरूरी है कि कौन सी टास्क पहले है, कौन सी टास्क किस पे डिपेंडेंट है, किस तरह। तो हमने जब नेटवर्क डायग्राम बनानी है और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना है, तो हमें डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए कि किस तरह क्या। अभी डिपेंडेंसीज खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी चलेगा, उसकी और एग्जांपल्स भी आएंगी कि कैसे डिपेंडेंसीज की टाइप्स होती हैं और किस तरह फिर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस भी करेंगे। अब हमने जो देखना है कि नेटवर्क डायग्राम क्या चीज होती है, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम क्या मतलब है और ये क्या कहती है। नेटवर्क डायग्राम आर द प्रेफर्ड टेक्निक फॉर शोइंग एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। एक नेटवर्क डायग्राम क्रिएट की जाती है एक्टिविटी की जिस तरह की सीक्वेंसिंग होती है। मैं जरा थोड़ा सा आपको डायग्राम की तरफ लेके चलूं, तो स्लाइड की तरफ लेके चलूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया, फिर मैं डेफिनेशन में आऊंगा कि ये सर ने क्या बात की कि एक नेटवर्क डायग्राम बनाई जाती है कि हमने अपनी एक्टिविटीज या टास्क को कैसे सीक्वेंसिंग करना है। इसका मतलब क्या कि पहले कौन सी होगी, दूसरी एक्टिविटी कौन सी होगी, तीसरी कैसी होगी, या साइमल्टेनियसली कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, उसको प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में शो करेंगे। लेट से मैं डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं, और ये वैसे ही थोड़ा सा दिखाने के लिए, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल ऑफ डिटरमिनिंग एक डायग्राम बनाई हुई है, नेटवर्क डायग्राम। अभी छोड़ दें, जब ये आएगी तो फिर हम दिखाएंगे। वैसे ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए स्टार्ट हुआ और एक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी का नाम ABCD आप अल्फाबेटिकली यूज करते हैं, और ABCD को नीचे एक ग्रिड में बना दें कि A का मतलब विजन है, B का मतलब प्लानिंग है, C का मतलब ये है, वो चीजें। तो ये जो 2, 3, 5, 7 लिखा है, ये नंबर ऑफ डेज है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा। ये एस्टिमेशन है, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि एक टास्क कितने देर में कंप्लीट करेंगे। तो लेट से वैसे मिसाल के तौर पे पता लग रहा है कि जी अच्छा B पे जा रहा है, B से C पे एक एक्टिविटी पे जाएगा, B से D पे भी जाएगा, C आगे E पे जा रही है, तो डिफरेंट रूट और ये मैप्स बन रहे हैं। तो हमें जब नेटवर्क डायग्राम अभी ये बनी है, कैसे बनती है ये भी एक बाद में इस चैप्टर में ही देखेंगे ओके साथ। तो एक नेटवर्क डायग्राम एक शो कर रही होती है कि एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटीज है और कैसे एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग हुई है, पहले एक्टिविटी कौन सी जाएगी, फिर उसके बाद किस पे जाना है। तो वैसे तो जो आप ये नीचे भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, 5.8 एक फिगर एक शो की है कि कैसे ये एक बनी हुई है, डिफरेंट मैप्स हैं। इस पे भी हम बाद में आएंगे जब हम वक्त पे देखना। सिर्फ बताना मकसद ये था, नीचे देखिए डिपेंडेंसीज भी आ रही हैं और ये सारी। Okay, here we are. So project network diagram is a method of showing the activity sequencing. Project network diagram is a schematic display of sequencing of project. तो एक डिस्प्ले ऑफ एक्टिविटीज एक स्कीमेटिक यानी स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तसलसल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे आप किसी पैटर्न को फॉलो करें, किसी अप्रोच को फॉलो करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम. Network diagram shows the project activities in some sequence. So there are different two methods of creating a project network diagram. एक activity definition arrow diagramming method इसको कहते हैं, और एक method है PDM, precedence diagram method. तो project network diagram project network diagram को create करने के दो method है। एक ADM है जिसको एक्टिविटी ऑन एरो भी बोलते हैं, एरो डायग्रामिंग मेथड भी बोलते हैं, और एक है PDM, प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। ये दोनों आपके पास आ रहे हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम इसको देखते हैं। और बिल्कुल लास्ट अभी तकरीबन 10 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया, और जब ये 7-8 मिनट्स हो जाएंगे तो हम इस सेशन को एंड करेंगे, और फिर हम दूसरे सेशन को इसी लिंक से थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली। वो 1 जो है 15 के करीब का वो टाइम होगा, और वो उसको हम उस सेशन को ज्वाइन करके फिर यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो नेटवर्क डायग्राम जिसमें हमने एक्टिविटीज को सीक्वेंस के किसी तहत शो करना है, और उसको बनाने के लिए एक मेथड यूज किए जाते हैं जिसको बोलते हैं, एक तो एरो डायग्रामिंग मेथड और एक है PDM, प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। इन दोनों में क्या फर्क है पढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ देसी जुबान में, ताकि आप पहले भी आप सुन रहे स्लाइड्स को ना पढ़ें।
जब मैं कहता हूँ कि मैं स्लाइड्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर आप स्लाइड की तरफ देखें। मैं खुद स्लाइड्स की तरफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हेडिंग देखता हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब एरो डायग्रामिंग मेथड क्या कहती है, डायग्राम कैसे बनती है, क्या कहती है, इसका फलसफा बता देते हैं। एरो डायग्राम एक रूल फॉलो करती है जिसको कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट। ये बेशक आप नोट्स में भी साथ लिख लिया करें, ये अभी स्लाइड्स में भी आ जाता है की पॉइंट। नेटवर्क डायग्राम मेथड बनाने के दो तरीकेकार है, और नेटवर्क डायग्राम जब प्रोजेक्ट की बनाई जाती है उसमें एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है, एक्टिविटी को सीक्वेंसिंग में शो की जाती है, और सिर्फ एक्टिविटीज को नहीं दिखाया जाता, उसमें सीक्वेंसिंग शो हो रही होती है कि एक्टिविटीज किस पैटर्न से, किस सीक्वेंस से चल रही है, और उसमें साफ पता लग रहा होता है कि स्टार्ट कहाँ से है, एंड कहाँ तक, कैसे कैसे फ्लो में, और क्या पाथ बनेंगे। आपने थोड़ा सा एक मुनाजरा या मुलाइजा भी आपने फरमा लिया, देख भी लिया। एरो डायग्रामिंग मेथड एक रूल को फॉलो करती है, दैट रूल इज कॉल्ड एज फिनिश टू स्टार्ट रूल। फिनिश टू स्टार्ट रूल का सिंपल मंत्रा ये है कि जब तक एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी आप दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको एक एग्जांपल से रिलेट करूं ताकि आपके जहन में एग्जांपल बैठ जाए, तब ताकि आपको पता लगे। अच्छा, एरो डायग्राम मेथड, हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वाटरफॉल क्या है? सीक्वेंशियल मॉडल है। वाटरफॉल क्या करता है, जब तक आप एनालिसिस फेज कंप्लीट नहीं करेंगे आप डिजाइन फेज में नहीं जा सकते, ना बैक ट्रैक हो सकते। जो भी ये जो नेटवर्क डायग्राम है ये वन वे होती है, इसे पीछे वे में आप जा सकते हैं, यानी जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं और इसको, हाँ अब देखें इस तरह फिर आप ये करते हैं। अगर मैं एमएस में पढ़ा रहा होता तो एक रिसर्च पेपर हम इस पे छोटा सा लिख सकते हैं। इसी तरह टीचर अपने स्टूडेंट्स को आइडिया देते हैं एमएस या रिसर्च पेपर के, यार बैक ट्रैक क्यों नहीं कर सकते, अभी तक ऐसी क्यों कोई अप्रोच नहीं हुई। अगर कोई ऐसी अप्रोच नहीं हुई तो नई अप्रोच एक लेके आए कि हम एक्टिविटीज को बैक ट्रैक भी पीछे कर सकें। अगर नहीं है तो एक रिसर्च पेपर बन जाता है, दुनिया इस पे की सोचेगी यार बाकी किसी एक्टिविटी से पीछे बैक ट्रैक भी आना हो तो ये क्यों नहीं हम आ सकते। तो ये भी चीज है, जब आप काम कर रहे हैं और साइंटिस्ट, तो अगर अभी तक नहीं है डेफिनेटली उसमें ये होता है कि रिसर्च पेपर देखे जाते हैं कि किसी ने ये एक्टिविटीज में प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में या एक्टिविटी ऑन एरो में, एक्टिविटी ऑन एरो में तो फिनिश टू स्टार्ट को बिलीव करती है, एक्टिविटी ऑन एरो में तो बैक ट्रैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्टिविटी ऑन एरो या एरोडायनामिक मेथड ये बेस ही रूल को कर रही है फिनिश टू स्टार्ट। एक एक्टिविटी फिनिश होगी तब आप मूव करेंगे, जब वो टास्क फिनिश ही नहीं हुई तो आप आगे कैसे मूव कर रहे हैं। ए फिनिश ही नहीं हुई तो बी पे कैसे मूव कर रहे हैं। ए फिनिश होगी, आप सेटिस्फाइड है तभी आपने बी पे किया, तो बी से अब ए पे क्यों जाएंगे, क्योंकि ए तो फिनिश हो गई है। तो इसका मतलब है कि बैक ट्रैकिंग जो है वो एरो डायग्रामिक मेथड में तो अप्लाई नहीं हो सकती, तो जो प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड है उसमें हो सकती है, उसमें देखना चाहिए। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया, अभी तक किसी ने नहीं की, ये 2000 में 2000 में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक एरिया है, ये इस पे लोगों ने काम करना शुरू किया। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है PMI, मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये इतनी पुरानी नहीं है। आप इसमें देखें कि अगर किसी ने इस पॉइंट पे काम नहीं किया, आप इसमें एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइजर। तो इसी तरह जो सुपरवाइजर है वो छोटे छोटे पॉइंट्स और आइडियाज देता है, टिप्स देता है, तो अगर उस पर जो फोकस होकर काम करते हैं तो उनको एक पेपर, उनको सक्सेस मिलती है। जो नहीं काम करते वो बैठे रहते हैं। तो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम मेथड जो है वो फिनिश टू स्टार्ट पे बिलीव करती है, और फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि जब तक एक एक्टिविटी फिनिश नहीं होगी आप दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे, जब वो फिनिश होगी, यानी सीक्वेंशियल वे में फॉलो करता है। अगर आपको वाटरफॉल का याद भी आ गया तो उसको जहन से रखें, तो इट्स बिहेविंग सेम लाइक इन द सेम वे के वो कैसे फॉलो करता है। अब जरा एरो डायग्राम मेथड को देख लेते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑन एरो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम जो है, arrows are represented, activities are represented by arrows, activities are represented by arrows, और simple एक arrow से आप एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। नोड्स और सर्कल्स आर द स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स। आप स्टार्ट पॉइंट दे दें एक नोड को सर्कल बना के, और एंड पॉइंट एक ऊपर एंड लिख दें, नीचे सर्कल के अंदर एंड लिख दें, तो एंडिंग पॉइंट है। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एरो बनाते जाएं, उस पर एक्टिविटीज ABCDEF इस तरह लिख दें, और ABCD को आपने जो भी इंडेक्सिंग में दे दिया कि A एक्टिविटी जो है इसका मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट है, B जो है इस चीज को शो कर रही है, आपने उनको इंडेक्सिंग दे दी है। तो कैन ओनली शो फिनिश टू स्टार्ट। अब ये क्या है, कैसे एरो डायग्राम मेथड आप ये कैसे क्रिएट करते हैं। फाइंड ऑल द एक्टिविटीज दैट स्टार्ट एट द नोड 1 और draw the finish nodes and draw arrows
between node 1 and those finished node, put the activity letter on the name. During estimation time आप arrows में show करते हैं continue drawing method from left to right, हमेशा ये left side से right side पे जाएगी towards, हमेशा left side से start होगी, circle बनाएंगे, ऊपर बीच में start लिखेंगे, फिर arrow बनाएंगे, arrow के ऊपर एक इंडेक्सिंग अल्फाबेट दे देंगे ए, उसको साथ उसको इक्वल टू टाइम दे देंगे, कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे अंटिल एक्टिविटीज जो सारी एंड ना हो जाए और थंब रूल एरो टुवर्ड्स राइट की तरफ ना जाए। तो ये थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, मैं एक डायग्राम ये शो करना चाहता हूँ। तो लेट्स से एक ये तो पीडीएम की एक वो शो कर रही है, बट एरो डायग्राम मेथड सिंपल है। आप नोड सर्कल स्टार्ट बनाए, एट द एंड उसका एंड नोड बना दें, बीच में एक्टिविटीज डालते रहें, वही जिस तरह वाटरफॉल की देते हैं, एनालिसिस है, एरो बनाए, डिजाइन है, तो इसी तरह आप एरो बनाते जाए, उस पर ABCD लिखते हैं और जितना टाइम फॉर हर एक्टिविटी कंप्लीट करते इक्वल टू उसको 5, 7, 10, 15 जितने भी वो देते। तो इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी ऑन एरो जो सिंपल फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसीज को फॉलो करती है जब तक एक एक्टिविटी। प्रेसिडेंस जो डायग्राम मेथड है पीडीएम, दूसरा एक मेथड है, वो डिफरेंट डिपेंडेंसीज को शो करता है। ठीक है, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, ये देखिए नीचे टास्क डिपेंडेंसी टाइप, ये MS प्रोजेक्ट से ट्यूटोरियल ये मैंने इमेज कैप्चर करके ये यहाँ से लिया हुआ है, ये डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो पीडीएम अभी हम सेकंड सेशन में शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे एस्टिमेशन क्या चीज़ है, टाइम क्या चीज़ है, और ये फिर एग्जांपल्स हम इसको आगे देखते जाएंगे। तो अभी हम ये लेक्चर एंड करते हैं सेशन, क्योंकि 40 मिनट्स होने वाला है, बजाय कि खुद एंड हो जाए। अब मैं खुद इसको एंड करता हूँ और आगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम देख रहे थे कासिम जी करने हैं, हमने अभी देखा कि नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने के 2 मेथड है। एक है सिंपल एरो डायग्राम मेथड, और ये लेक्चर अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, तो मे भी कुछ भी एक्टिविटीज आगे प्लान हो सकती हैं, ठीक है। तो हो सकती हैं, मैं थर्ड सेशन पे भी जा सकता हूँ, कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकता हूँ। तो इसलिए जो स्टूडेंट आए हुए हैं, जो आ रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने लेक्चर को गौर से सुने और गौर से इसको अंडरस्टैंड भी करें। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है, आप फोकियत, लफ्ज प्रेसिडेंस को समझे, फोकियत है, अहमियत देना। इट मीन्स के कुछ टास्क के दरमियान डिपेंडेंसीज ऐसी होगी, एक तो आपने समझ ली, पढ़ ली, फिनिश टू स्टार्ट, मैंने आपको एग्जांपल भी उसकी दी, अभी हम ये देख रहे हैं। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे ही आपको डिपेंडेंसीज की टाइप्स नजर आ रही है, 4 तरह की होती है। जिस तरह 2 बिट होता है ना, 2x2 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, या स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश, जो भी आप पैटर्न बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स है, आपको ये भी पहले से देखना या नोट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो डिपेंडेंट है कि पहली खत्म होगी तो दूसरी, यानी फिनिश टू स्टार्ट पे डिपेंडेंट है। ये नहीं है कि आप सिंपल सा शेड्यूल बनाने के 10 आपकी टोटल एक्टिविटीज आप फिनिश टू स्टार्ट सबको दे दे, वो तो 10 मिनट में बन जाएगा। तो वो जो बनाएगा उस तरह उस डॉक्यूमेंट में उसको उसी तरह नंबर मिलेंगे। तो बात ये है कि मेहनत करनी है, देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस, कि कुछ आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिस पर आपकी इस तरह डिपेंडेंसीज होती है कि जब तक एक कंप्लीट नहीं होगी आप दूसरी कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम फुली ड्रेस यूज केस की बात करते हैं, तो फुली ड्रेस यूज केस जब तक आप पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे आप सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस, जो भी एक्टिविटीज है उनको बॉक्सेस से शो करेंगे। ये देखें डायग्राम में अभी आ रहा है, और जी ये नीचे वाली डायग्राम में आपको नजर आ रही है कि जो भी एक्टिविटीज है उनको एक बॉक्स के अंदर, ये एक समझ लें आप रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है, उसके अंदर ABC इस तरह जो भी लिखा हुआ है। एरोज शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। ये जो एरो है ये एक रिलेशन शो करता है। अब ये देखिए, बेटर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, पॉपुलर देन ADM मेथड यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 4 पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर डायग्राम पे आ जाते हैं।
कि एक तो ये प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड जो एक्टिविटी इन एरो से बेहतर है। एक्टिविटी इन एरो में सिर्फ एक डिपेंडेंसी को फॉलो किया जाता है जिसमें फिनिश टू स्टार्ट है। प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में डिफरेंट डिपेंडेंसीज को टैकल किया जाता है। तो एक्टिविटीज जो भी है वो बॉक्सेस में होती है। जो ये एरो एक निशान है ये शो कर रहा होता है कि एक्टिविटीज के दरमियान किस तरह की डिपेंडेंसी है। अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आती हैं। ये 4 तरह की डिपेंडेंसीज आती हैं। ये सामने स्लाइड में अगर आप देखें जिसमें टास्क डिपेंडेंसी टाइप बताई जा रही है और ये बताई जा रही है कि अगर आप गौर करें ये 4 तरह की। पहली है फिनिश टू स्टार्ट, ये हमने पढ़ लिया। और एफएस है, फिर स्टार्ट टू स्टार्ट है, फिनिश टू फिनिश है और स्टार्ट टू फिनिश है। अब आप इसको किसी भी पैटर्न से याद कर सकते हैं। आप अपना कोई फार्मूला बना सकते हैं कि फिनिश टू स्टार्ट है और इसको उसने डिस्क्रिप्शन उल्टा पड़ा, मैं अपने तरीके से करता हूँ। ये ए और बी है। ये देखिए जब आप इस तरह का एरो देंगे, यानी एरो से मतलब है ये आप खुद से नहीं देते, एक फॉर्म आपके पास आ जाता है। जब आप एक एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, उसको एक टास्क देते हैं, पहली तो स्टार्ट होगी, मगर जब दूसरी एक्टिविटी देते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इस एक्टिविटी और पिछली वाली एक्टिविटी का आपस में क्या लिंक है। तो वो फिनिश टू स्टार्ट है या स्टार्ट टू फिनिश है, वो उस तरह फिर एरो शो करता है। तो पहले आपको एक पेपर पे रफ में आपको एक्टिविटीज के दरमियान सीक्वेंसिंग शो करनी पड़ेगी, फिर आप इसमें करते हैं। तो फिनिश टू स्टार्ट का इस तरह शो करता है कि टास्क बी कैनॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए फिनिशेस। अब ए और बी है और ये एरो शो कर रहा है और ये इस तरह बता रहा है कि ए देखिए कंप्लीट हो रहा है, नीचे एरो बी स्टार्ट हो रहा है। तो बी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ए फिनिश नहीं हो सकती, ठीक है। और फिनिश टू स्टार्ट है, आप इस तरह कर सकते हैं कि एफ एस है तो ए को आप एफ को आप ए बना ले और एस को आप बी बना ले, ठीक है। एक लाइन के एंड के बीच में एक देसी फार्मूला जैसा वो नहीं था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ याद रखने की। ये रट्टा ये बूटी बनाने की जरूरत नहीं होती, ये आपको जहन में रखने की याद की होती है। और फिर जब आप एक्टिविटीज को पहले पेपर वर्किंग पे प्लान करें किस तरह, तो फिनिश टू स्टार्ट एफ एस एफ आप कर लेंगे ए और एस बना ले ए। तो नीचे भी एस एस है, एस पहला जो एस है वो ए है और दूसरा एस बी है। जो पहला एफ ए है और दूसरा एफ बी है। पहला एस एस एफ में क्या है, स्टार्ट टू फिनिश में पहला एस ए है और दूसरा एफ बी है। तो आप इस तरह उसको मैप करने में आपको समझने में आसानी होगी कि एफ एस क्या कह रहा है फिनिश टू स्टार्ट के टास्क ए आप इस तरह बना सकते हैं, until a task A cannot task A finishes, B cannot start, या task B cannot start until task A finish। जिस तरह भी आप उसको याद रखना चाहें वो आप इसको डिस्क्रिप्शन पे आ सकते। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि किस तरह की एग्जांपल हो ये फिनिश टू स्टार्ट में, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह का एग्जांपल हो जो इस चीज पे रिलाय करता है। ये चीज अभी सीखने समझने की है या नोट करने की है कि आप किस तरह के एक्टिविटीज के दरमियान आपके काम हो तो आपने ये वाली एक्टिविटी को सेट करना और एरो इस तरह की शेप और ये सारी चीजें हो। फिनिश टू स्टार्ट में जिस तरह एक मिसाल दी कि जनाब जब तक आपका एसआरएस कंप्लीट नहीं होगी आप यूज केसेस नहीं शिफ्ट कर सकते, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और उसकी बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि विजन और एसआरएस की आप मिसाल लें। विजन आपका जो है वो ए है और एसआरएस आपका बी है। तो जब तक विजन जो है वो फिनिश नहीं होगा आप एसआरएस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। टास्क बी कैनॉट स्टार्ट, एसआरएस स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक विजन ही कंप्लीट नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, विजन से स्टार्ट करें, विजन और एसआरएस। और इस तरह एसआरएस और आपका यूज केसेस है, जब तक एसआरएस फिनिश नहीं होगी आप यूज केस कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे बेस्ट एग्जांपल है जो विजन और एसआरएस की बनती है। तो और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट जब तक नहीं कर सकते जब तक प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट चार्टर साइन अप ना हो जाए। तो ये देखिए बेशुमार एग्जांपल है जो इसको मैप करती हैं, जो फिनिश टू स्टार्ट पे चलती हैं। फिर अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट। तो देखिए ये इस तरह की शेप दे रहा है ए और बी। अब ये जो ए का डब्बा छोटा है, बी का मतलब ये कि ए जो है वो कम टाइम ले रहा है, वो आगे टाइम को भी देखेंगे। तो जितना टाइम लेता है उसका बॉक्स उतना बड़ा वो शो करके भी थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है, ठीक है। तो टास्क बी कैनॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स। अब यानी ये जो स्टार्ट टू स्टार्ट जो शो कर रही है ये ऐसी एक्टिविटीज के दरमियान डिपेंडेंसी दे रही है कि जो साइमल्टेनियसली दोनों एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मगर बी जो है तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ए स्टार्ट ना हो जाए। यानी बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो उसकी बेस्ट एग्जांपल आप ये मैप कर सकते हैं कि जब आप यूज केसेस बनाना शुरू करेंगे एसएसडी भी साथ बनना शुरू होंगे। एसएसडी तब तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक यूज केसेस बनना नहीं शुरू होंगे।
SSD तो बन ही नहीं सकती, स्टार्ट बन ही नहीं सकती डायग्राम जो है जब तक यूज केस आपने बनाई ना हो। तो जो ही आप यूज केस बनाना शुरू करें साथ साथ SSD बनाने, तो ये बहुत एक्टिविटीज हैं जो पैरेलली चलाई जा सकती है। तो बीइंग अ मैनेजर, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, और अपना दिमाग जो खुला रखें, ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज या अप्रोचेज, ये चीज़ें लगाई जाती है। अब हम प्रैक्टिकली ये चीज़ देख रहे हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को अब आप पैरेलली भी चला सकते हैं, पैरेलली सब लेके चल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली पैरेलली पाइपलाइन में चला सकते हैं, जो ओवरलैप नहीं करते, जिनका कोई मसला नहीं, जब तक आपको उसका पता ही नहीं होगा। अब लेट से कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं है SSD के अंदर करता क्या है, SSD बनती किस तरह है, वो तो बिल्कुल ही कोरे बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे जो भूल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो याद रखते हैं। डेफिनेटली SSD फुल एड्रेस यूज केस में से जो मेन सक्सेस सिनेरियो है, जो हमने इंग्लिश में लिखा था, ये स्टार्ट होगा, यूजर ये करेगा, सिस्टम ये करेगा, यूजर एक्शन सिस्टम रिस्पॉन्स। अब SSD उसी सक्सेसफुल सिनेरियो को, यूजर एक्शन सिस्टम रिस्पॉन्स को एक डायग्रामिक मेथड में आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डायग्राम में मेथड बाय फॉलोइंग सम कन्वेंशंस को आप फॉलो करके बना रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टार्ट टू स्टार्ट है कि आप ये भी एक्टिविटी स्टार्ट करें और साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टार्ट टू स्टार्ट। ऐसा थोड़ा सा व्यू भी लेता रहता हूँ, और कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह अमरीन साहिबा ने अभी ज्वाइन किया है, GR साहिबा ने सो के उठी है, नींद पूरी कर दी है, और अली हसन साहब भी अभी तशरीफ ले आए हैं थोड़ी देर के बाद। ओके जी, टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट। बी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ए स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट टू स्टार्ट में अगर आप कुछ एक्टिविटीज के दरमियान स्टार्ट टू स्टार्ट, अब आपको पता ही नहीं है कि एक्टिविटीज क्या है, ये तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मेरी प्रोजेक्ट में क्या क्या मैंने एक्टिविटीज रखनी है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा भाई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वाले जो 8 डॉक्यूमेंट बनाने हैं बस वो बना देगा, उसको 1 नंबर ही मिलेगा 5 में से, अगर 5% हुआ। तो ये ख्याल रखें, इस तरह की भोंगियां ना मारे, काम करेंगे, जान मारेंगे, कुछ सीखेंगे। तो ये MS प्रोजेक्ट में या ये डॉक्यूमेंट्स को बनाना, या MS प्रोजेक्ट में गैंट चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें, कुछ और टेक्निक सीखना, अप्लाई करना, ये सारी इंडस्ट्री में जो आपके टीम लीडर है ये कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। जब आपने ये किया होता है, आप उनके साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, या आप उनके साथ हेल्प आउट करते हैं, या आपको टास्क दी जाती है, या आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो आपको फिर एक वेटेज देते हैं। ठीक है, तो आप मुंह उठा के कि हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं मतलब क्या क्या चीज़ है, तो आप अमूमन सारी ज़्यादातर यही कर रही होती है। जो टीचर्स को गंदा करेगा ना, वो आगे जॉब कभी इसलिए नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के कि जो अपने टीचर को बुरा भला कह रहा है वो हमें कल को हमें कहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा भला कहेगा। ये याद रखें कि कभी भी आप टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे। कर दे यार, मेरा नाम ले ले कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, मगर उसका कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड कहते हैं ना, मार्क माय वर्ड, ये याद रख लें बात। जो अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने टीचर्स को बुरा भला कहेगा, वो भी जो इंडस्ट्री बैठे वो भी उस्तादों की वजह से बैठे हुए। तो कल कला कोई आप अपनी टीम में भी आप होंगे, आप सीनियर पोजीशन पे होंगे, आपको बुरा भला फिर कोई कहेगा, कैसा लगेगा फिर देखना। तो खुद अपनी एफर्ट करें, अगर कोई काम नहीं करा रहा खुद काम करे, खुद सीखे। मैं आपको एक बात, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप हैरान होंगे। ये 2000 था, आज 2020 है। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स पढ़े थे, और हमें टीचर ने कहा मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्टिंग। मुझे नहीं पता, जो मर्जी टूल यूज करो। उसने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, उस टीचर ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूँ थैंक यू उस टीचर का, आज भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? ठीक है, वो अपने और सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाए, वो एक्सपर्ट होंगे, मगर वो टीचर उस सब्जेक्ट में उन्होंने हमें कुछ नहीं पढ़ाया। 3rd सेमेस्टर में डेटाबेस में तो मैंने खुद Oracle 8i और डेवलपर पे काम किया। SQL PL/SQL की बुकें, ये लैबों में सीखना, सीनियर से सीखना, हेल्प प्रोजेक्ट में गाइडेंस, तो ये हम खुद सीखा, खुद पढ़ा। तो आप लोग तो हाथ, आजकल के लोग तो फाइनल प्रोजेक्ट में Oracle में हाथ नहीं लगाते। भाई काम करो ना, इंडस्ट्री में Oracle पे इतने डेवलपर्स रिक्वायर्ड है। ये ERP सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में भरा पड़ा हुआ है, जो बड़ी बड़ी टेलीनॉर, मोबाइलिंग, यूफोन, OGDC, PTCL, नादरा, ये सब कंपनीज में कुछ सेमी है, गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, कुछ आपके पास गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नादरा, इन सब में Oracle फाइनेंशियल है। Oracle के बंदे रिक्वायर्ड हैं, जो उन्होंने उसके अंदर काम, प्रोसीजर, रिपोर्टिंग करवानी है। क्योंकि जो बिल्ट इन है तो बिल्ट इन है, उसको कस्टमाइज करके उसके अंदर वो खुद भी तो करना होता है। तो उस तरफ एक भी स्टूडेंट नहीं चाहता। तो मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले तो वो हमें हेल्प ही नहीं मिलती थी। आज तो इतना जमाना है, तो आज लोग काम नहीं करते। किसी को देखा किसी ने Oracle में काम किया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में? तो ये बात मोटिवेशन की बात है कि हमें टीचर ने नहीं कराया, हमने नहीं कहा हमें ग्रेड मिले, वो ग्रेड भी दे देता, A B सबको दे देता। जो सीखते होते इसको ही देता है, जो मतलब माशाल्लाह उठा के सर को, वो कहते हैं ना खुशामदी ग्रुप, उसको उठा के रखते तो A दे देता, बाकी को B देता। हमें ग्रेड से मैटर नहीं था। ठीक है, मेरे खुद कुछ सब्जेक्ट में C भी आए, डजंट मैटर। आई वाज एवरेज इन मैथमेटिक्स। तो
तो इट डिपेंड्स अपॉन, मगर मेरा दिमाग प्रोग्रामिंग और बाकी चीज़ों में भी चलता था, काम करते थे, ठीक है। तो बात ये है कि आपका पैशन कितना, आप खुद कितने सीखने में जुस्तजू में लगे में, सीनियर से हेल्प, बुक से हेल्प, नेट से हेल्प। उस वक्त तो गूगल बड़ी मुश्किल से, पता नहीं गूगल तो था ही नहीं, याहू था। और आई डोंट थिंक सो कि गूगल एट दैट टाइम 2000 के करीब या 99 2000 में अगर आया भी होगा तो वो इनिशियल स्टेजेस पे था, वो लॉन्च हुआ था। तो उस वक्त तो ट्यूटोरियल, उस वक्त तो कोई हेल्प या उस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। तो हमने बुक की खंगा ली, उसके जो जो टूल है उसकी ट्यूटोरियल, उसकी फैक्ट्स, उसको स्टडी करना शुरू किया। तो हमें याद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में हमें ये गैंट चार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में टीचर ने हमें कहा, खुद नहीं बताया, करो पढ़ो। हमने भी पूरी रात, तो भाई ये काम करना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है। जिस सब्जेक्ट में आप जान मारते हो पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलता फिर काम। तो ये याद रखने वाली बात है। हमें तो किसी ने बताया ये डिपेंडेंसी किया, खुद पढ़ी, खुद सीखी, खुद अप्लाई की, अटेंड ट्रायल किया। यहाँ पर कहते हैं सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, सर वो एमएस प्रोजेक्ट क्या है, सर वो आप ट्यूटोरियल देते हैं, सर वो हेल्प भी नहीं है, सर आप हमें पता ही नहीं क्या करते हैं, सर उसका कोई टेम्पलेट। ऐसे नहीं होता भाई, काम जान मारी जाती है और एफर्ट की जाती है, ठीक है। आपको लग रहा होता है वैसे टीचर सिर्फ 2-3 लेक्चर पूरे दिन में दे रहे होते हैं, 8-9 घंटे हम काम कर रहे हैं डेली। तो ये नहीं है, एक्टिविटी सेट करना, ग्रुप से मैसेज करना, टास्क देना, ये देना, बहुत सारी चीजें हैं। कोई लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, कोई टूल्स काम नहीं कर रहे, कुछ सीआर टिले बैठे हुए हैं। तो ये आप सीआर से पूछें जो बताएंगे कि हर टीचर कितना उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कितना लिंक कर रहा है, जो टीचर्स है, तो आपको बताए। तो थोड़ी सी जान एफर्ट खुद भी तलब कर लिया गया। दैट इज कॉल्ड स्टार्ट टू स्टार्ट। ये सिर्फ बताने इसलिए होता है कि खुद भी सीखा करे, खुद हिट एंड ट्रायल किया करे, एफर्ट किया करे। एक फिनिश टू स्टार्ट होगी, एक होगी स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट टू स्टार्ट में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दी। फिनिश टू फिनिश है, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए फिनिशेस, यानी बी फिनिश नहीं हो सकती जब तक ए फिनिश ना हो जाए। कि ए फिनिश जब तक नहीं होगी बी भी फिनिश नहीं करेगी। सेम एग्जाम्पल, इसकी भी ऐसी एग्जाम्पल है कि कुछ एक्टिविटीज के दरमियान आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि यूज केस डायग्राम जब तक फुल एड्रेस यूज केसेस जब तक फिनिश नहीं हो जाएंगे और तब तक आप सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम फिनिश नहीं कर देते। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे स्टार्ट टू स्टार्ट डाल दें, वो भी ठीक है, या आप इस पे आप फिनिश टू फिनिश डाल दें, वो भी ठीक है। तो अब आपको जो सूट करती है वो आप इसको कर दें। मगर इसमें ये है ज्यादा जो बेहतर है वो स्टार्ट टू स्टार्ट है कि भाई दोनों की बैक वक्त आपकी स्टार्ट हो रही है और चलती जाएगी। तो डिपेंड है, कुछ एक्टिविटी जब आप अपनी सीक्वेंसिंग कर रहे होंगे या आप प्लान कर रहे होंगे तो कुछ फिनिश टू स्टार्ट पे होंगी कि एक फिनिश हुई, जब फिनिश होगी फिर हम दूसरी करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो दोनों पैरेलली आप स्टार्ट टू स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसी होगी जो फिनिश टू फिनिश में होगी कि एक बी तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक ए फिनिश नहीं होगी। तो आपने ये सोचना है, आपने ये देखना है कि कौन सी एक्सक्यूज मी, आपने ये सोचना, आपने ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज के दरमियान किस तरह की डिपेंडेंसीज आ रही है। कुछ पे आप कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ 2-3 टास्क पे कुछ अप्लाई कर देंगे, ये आपने सीखना। और आपने इसी तरह जो अपकमिंग आगे जाके मतलब नेक्स्ट वीक में तो आपने ये चीजें देनी, उससे नेक्स्ट वीक में आपने ये वाला एक शेड्यूल, आपने गैंट चार्ट बनाना है, तब तक ये सारी चीजें सीख रहे होंगे। तो एफर्ट तेज करें और अपनी लर्निंग तेज करें। आप अपना, अगर एक बंदे ने टीम में काम करना है तो फिर बैठे रहें, मिलके काम करना है। मिलके काम का मतलब है ये नहीं है कि हम दोनों बैठे हैं सर जोड़ के एक चीज पे। टास्क डिवाइड करें, तुम ये करो मैं ये करूंगा। मैं ग्रुप लीडर की ज्यादा जिम्मेदारी, उसे व्यू भी करना है, उससे उसको देखना भी है कि ठीक बना रहा है, ठीक पैटर्न से खुद भी बना रहा है, उसको भी कोई टास्क दी हुई है। ये चीजें इस तरह चलती हैं। फिर आ जाती है स्टार्ट टू फिनिश। टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट। अब ये जरा औखी किस्म की है, ये रेयरली ये यूज हो जाती है ये वाली एग्जांपल। इसको ये उल्टा है कि टास्क बी तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक ए स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका कि इसका एक फार्मूला। अब ये टास्क ए बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट, until task B cannot finish until task A start, task B cannot finish until task A start। इसकी कोई एग्जांपल जो है सोचे और माइंड में जिसके आए वो माइक ऑन करके वो शेयर करे कि टास्क बी कौन सी वाली होगी कोई एग्जांपल, और टास्क ए कौन सी वाली होगी, तब वो देखें कि क्या ये मैच कर रही है। ये माशाल्लाह अभी ज़रा दिमाग कितने बैठे हुए हैं। और ये 24 लोग हो गए, मुझे निकाल के 23 लोग हो गए। तो ज़रा इस पे थोड़ा सा ज़रा देखें कि
इस पे कौन सी एग्जांपल फिट हो रही है? हमने तीनों एग्जांपलें देख ली, फिनिश टू स्टार्ट देख ली, स्टार्ट टू स्टार्ट देख ली, एक्टिविटीज इस तरह का सिंबल बनता है स्टार्ट टू स्टार्ट में, फिनिश टू स्टार्ट में इस तरह का सिंबल बनेगा, और स्टार्ट टू फिनिश में ऐसे होगा कि बी तब तक फिनिश होगी जब तक ए स्टार्ट ना हो जाए। जी एनीवन जिसको एग्जांपल आती है शेयर मैप करता है वो जरा मैप करके फिर जरा माइक ऑन करके शेयर करेंगे सर ये वाली एग्जांपल इसमें फिट करेंगे। टास्क बी ये वाली है, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट, इस पे क्या एग्जांपल मैच होगी? जी एनीवन? जी वालेकुम सलाम। नहीं वो प्रोजेक्ट के अंदर अंदर एक नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर की एक्टिविटीज की बात करें ना, मैंने तो देखें ये यूज केस एसएसडी इस तरह की चीजें वो एक प्रोजेक्ट के अंदर की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ये तो अब एक प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट की बात करें उस तरह मैंने कहा ना ये वाली जो डिपेंडेंसी है ये स्टार्ट टू फिनिश वाली ये रेयरली जरा मैप होती है क्योंकि ये उल्टी आ रही है। बी वाली फिनिश नहीं होगी जब तक ए स्टार्ट ना हो जाए क्योंकि बी प्रेसिडेंस में दूसरी वाली एक्टिविटी को बात करते हैं, सेकंड वाली को, ए पहली वाली को, तो बी खत्म ना हो जाए जब तक ए स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जरा उल्टी करके आ रही, तो इसमें जरा कोई देखें बी क्या है। बी को आप कुछ भी फिर बना दें कि आप कह सकते हैं कि कोडिंग कोडिंग जब तक फिनिश नहीं हो टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, इस तरह भी कर सकते हैं। बी जो है वो कोडिंग है और ये टेस्टिंग है। इट डिपेंड ना आप कैसे कर रहे हैं। देखें ये एग्जांपल ये याद रखना, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स। ये देखें ना, कोडिंग तब तक फिनिश नहीं करें जब तक टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर दें। अब मर्जी है, आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। अब आपने सोचा कैसे हुआ है, आप काम कैसे करना चाह रहे हैं, तो इसको उस सोच के मुताबिक उस एक्टिविटी को फिर आप इस तरह शो कर सकते हैं। टेस्टिंग कैन नॉट फिनिश, या आप बी को टेस्टिंग कैन नॉट फिनिश अंटिल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट, या अंटिल क्या कह सकते हैं, ये उल्टा ही है, इसकी तरह मैपिंग उल्टी किस्म की आ रही है। जी बताएं, बिल्कुल एक हाथ खड़ा हुआ मैं। जी वालेकुम सलाम जी, एग्जांपल शेयर करें। सर हम लोग तब तक डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक कि जो चेंजेस हमें दी गई हैं वो हम लोग टैकल ना कर लें। आप इस पे एग्जांपल में मैच करें ना, देखें टास्क बी कौन सी है वो जरा उसमें फिट करें, टास्क बी कौन सी है और अंटिल टास्क सर टास्क बी अगर हम डिप्लॉय करना चाहें प्रोजेक्ट को तो जो चेंजेस हमें सर डिप्लॉय जब करेंगे, ठीक है इसको जरा पढ़ते हैं ना। डिप्लॉयमेंट कैन नॉट फिनिश अंटिल चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, जरा पढ़ के बताएं, जरा खुद पढ़ें। डिप्लॉयमेंट होगी ना बी, डिप्लॉयमेंट कैन नॉट फिनिश यानी लॉन्च करना तब तक हम फिनिश नहीं करेंगे जब तक के जो चेंजेस हमें दी गई हैं वो हम लोग कंप्लीट ना कर सके, कंप्लीट नहीं या स्टार्ट ना कर दें, या स्टार्ट ना कर दें इसको। हाँ डिप्लॉयमेंट कैन नॉट फिनिश। अब जरा एग्जांपल पे गौर करो, ये पुठी आप खुद ही उल्टा बोल रही है कि डिप्लॉयमेंट कैसे है। वो कह रहा है डिप्लॉयमेंट कैन नॉट फिनिश अंटिल जो चेंजेस है वो जो हमने इसको सेट करना है वो स्टार्ट ना कर दें। तो चेंजेस अगर जो हमने करनी है तो डिप्लॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बस समझे, डिप्लॉयमेंट तो होती तब है जब हम चेंजेस कंप्लीट कर दें फिर डिप्लॉयमेंट करें। इधर लिखा है डिप्लॉयमेंट कैन नॉट फिनिश यानी कोई ऐसी टास्क है जब तक वो फिनिश ना कर दें अगली ना जोड़े। डिप्लॉयमेंट तो होती तब है कि जब हमने हर चीज कर ली फिर अब कर रहे हैं, वो तो लॉन्च कर रहा हूं। इधर लिखा हुआ है टास्क बी कैन नॉट फिनिश, स्टार्ट नहीं, फिनिश नहीं होगी डिप्लॉयमेंट। कैसे आप कैसे फिनिश कर सकते हैं जब तक वो
इन अ वे आप इसको, ये जो फोर्थ वाली जो डिपेंडेंसी है ना, ये ट्रिकी सी है, ये रेयरली होती है, इसको आप उल्टा पुल्टा करके कोई मैप करके कोशिश कर सकते हैं, मगर ये कंफ्यूजिंग सी होती है, इसलिए इसको साइड पे रखते हैं। जिस तरह मैंने भी इस तरह सिर्फ एग्जांपल दी और वो प्रॉपरली होती नहीं है कि कोडिंग टास्क बी यानी कोडिंग है, कोडिंग कैन, इस तरह पढ़ते हैं, कोडिंग कैन नॉट फिनिश अनटिल टेस्टिंग स्टार्ट्स। तो क्या ऐसा होता है कि टेस्टिंग डिपेंडेंट होती है कि कोडिंग पे, कि जब तक कोडिंग फिनिश नहीं होगी मैं टेस्टिंग, अब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी जब तक कोडिंग फिनिश ना होगी तो या आपकी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं जब तक होती आप कोडिंग फिनिश नहीं कर सकते। ये अब अगर आप इस तरह सोच रख के कर सकते हैं तो वो फिर आप चला लें। इसलिए ये फोर्थ वन जो है ना, ये स्टार्ट टू फिनिश वाली, ये ट्रिकी सी है, बाकी आसान सी है। तो थोड़ा मूव ऑन करते हैं। चौथी जो है ना ट्रिकी वन है और इसमें रेयरली यूज होती है, और इसमें कुछ रेयर एग्जांपल के साथ ये मैप होती है, जो जिस तरह की आपकी सोच अगर आप करना चाहिए, जिस तरह आपने भी कहा कि डिप्लॉयमेंट तब तक फिनिश ना करें जब तक वो जो है कोई एक्टिविटी जो है वो डिप्लॉयमेंट जब तक फिनिश ना करें जब तक कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है। इस पे स्टार्ट लिखा हुआ है कि एक्टिविटी वो, या वो जो भी है, ये भी हो सकता है कि कोई एक्टिविटी आपको टास्क दी ये किएगा, आपने ये ठीक करना है, तो तब तक आप फिनिश ना करें, ये भी एक एक्टिविटी है। तो आप इसको मैच कर सकते हैं इसके साथ कि डिप्लॉयमेंट फिनिश ना करें जब तक कोई टास्क है या कोई चेंजिंग उन्होंने कहा उसको सेट ना कर लें। तो ये एक अच्छी एक एग्जाम्पल है गुड में। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक्टिविटीज़ का पता लग गया, हमने कहा जी हमारी एक्टिविटीज़ जो टास्क थी स्कोप स्टेटमेंट में, जो आपने कहा स्कोप में तो आप मेजर जिक्र कर रहे होते हैं, जिस तरह आप अपना विजन में देखें SRS में स्कोप का वो सेक्शन होता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए ये मेजर काम कर रहे हैं मेजर। मगर जब हम इसकी स्कोप स्टेटमेंट की बात करते हैं और जब SPM के आर्टिफैक्ट की बात करते हैं तो वो फिर कहता है कि इसको जरा वर्क बे डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में WBS में जरा एक्सप्लेन करें। उसको थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको डायग्रामेटिकली टेबुलर फॉर्म में या फेज फॉर्मेट में आप दिखा देते। तो मैंने कहा था या तो टेबुलर फॉर्म आप उठा लें या फेज वाइज। तो फेज वाइज ज़्यादा बेहतर होता है और वो ज़्यादा अच्छी एक अप्रोच एक विजुअली बता रही होती है कि टोटल प्रोजेक्ट के अंदर टोटल फेजेस क्या क्या है और हर फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी आ रही है। ठीक है, तो वो था। तो WBS को उसने फिर एक और कहा कि आप इसको मजीद WBS को डिटेल फॉर्मेट में इसकी विद एक्सप्लेनेशन हर सब एक्टिविटी की साथ एक्सप्लेनेशन आप एक डॉक्यूमेंट के साथ दे सकते हैं। उस हर एक्टिविटी की आप नंबरिंग भी साथ कर सकते हैं कि ये चीज़ है। तो हमने एक्टिविटी डिफाइन तो कर ली, फिर एक्टिविटी की हमने सीक्वेंसिंग भी देख लिया कि सीक्वेंसिंग करने के लिए कौन सी एक्टिविटी पहले होगी कौन सी बाद में होगी। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें डिपेंडेंसीज का पता होना जरूरी था, तभी हमने डिपेंडेंसीज देखा कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। एक अहमियत फोकस प्रायोरिटी हम देते हैं मगर किस बेस पर देते हैं। ठीक है, कुछ तो डिपेंडेंट हो जाती है, मैंडेटरी डिपेंडेंसीज है कि भाई कि ये वाला डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ होगी तो फिर होगी। कुछ डिपेंडेंसी आपकी जो इंटरनल डिपेंडेंसी जो टीम ने डिफाइन की हुई है कि भाई ठीक है जब ये चीज़ हम ओके करेंगे या एनालिसिस करेंगे, जिस तरह स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स है, अगर आपको याद हो स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स हैं कि हर फेज के एंड होने से पहले हम एक मीटिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टीम की मीटिंग करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि अभी करंटली प्रोजेक्ट किस जगह लाइक कर रहे हैं और आगे लाइकलीहुड क्या चांसेस हैं कि सक्सेस की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्या इशूज हैं। वो सारी चीज़ें एक एनालिसिस हम करते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे। और अगर कोई इशूज है जब तक उसको हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये हमने कोई टास्क अपनी एक्टिविटीज डिफाइन कर दी है एक टीम मैनेजर ने या हायरार्की डिफाइन की, ये चीज़ होगी तो फिर हम आगे जाएंगे वरना नहीं। और कुछ आउटसाइड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हो जाती हैं जो कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिलाय करते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी कोई चीज़ इस तरह की। तो फिर हमने सीक्वेंसिंग देखी कि जब सीक्वेंसिंग करते हैं एक्टिविटीज़ डिफाइन कर ली हमने, सीक्वेंसिंग कर ली, डिपेंडेंसीज देख लिया कि भाई डिपेंडेंसीज 4 तरह की हैं, कुछ है फिनिश टू स्टार्ट और नेटवर्क डायग्राम क्रिएट किया जाता है जिसमें एक्टिविटी को सीक्वेंस किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है वो अपकमिंग स्लाइड्स में आ रही है। तो नेटवर्क ये भी है एक, आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये एक जो हमने 5 स्लाइड्स पढ़ी इसको एक सम अप खुलासा कर रहा हूँ, जो अभी हमें तकरीबन मोर देन 60-70 मिनट्स हो गए, हमने 4-5 स्लाइड्स पढ़ी है, बट उसको कंसेप्चुअली कि कैसे एक परसीव करना है, क्या लेके चलना है। कि आपने नेटवर्क डायग्राम जब बनानी है तो उसमें 2 मेथड क्रिएट बनाने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं, एक एक्टिविटी एरो जिसको एरो डायग्रामिंग मेथड कहते हैं और दूसरा है PDM प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। तो एक्टिविटी और एरो जो है वो सिंपल एक डिपेंडेंसी के रूल को फॉलो करता है, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट।
वो सिंपल फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी को फॉलो करता है कि आप एक स्टार्ट करेंगे, एक नोड पे सर्कल बना देंगे, स्टार्ट शुरू करेंगे, एरो डालेंगे, उस एरो के ऊपर एक एक्टिविटी को शो करेंगे, उसको एक अल्फाबेट दे देंगे ए बी से, इंडेक्सिंग वाइज सीक्वेंस वाइज ए बी सी, और एक साइड पे आप एक ग्रिड, एक चार्ट बना देंगे कि ए का मतलब ये वाली एक्टिविटी था, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, डी का ये मतलब है। अगर कोई कहेंगे कि यूज केस है तो यू दे दें, तो यू से अगर कोई और एक्टिविटी हुई तो फिर यू दोबारा कैसे देंगे। तो इस तरह ए बी सी डी बेशुमार है। और किसी का अगर क्वेश्चन है कि अगर अल्फ़ाबेट्स जो आपके अल्फ़ाबेट्स जो काउंट होते हैं उनसे ज़्यादा अगर आ जाए तो आप डेफिनेटली उसकी डबल एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं ए के साथ, और A1 A2 इस तरह भी। A1 तो ना दें, 1 से कंफ्यूज रहेंगे, ए दे दें, B दे दें, इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डिपेंड कर सकते हैं कि मेजर आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो हमने देख लिया। फिर प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड देखा कि प्रेसिडेंस डायग्राम में ये होगा कि अगर एक्टिविटीज़ के दरमियान मल्टीपल टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आ रही हैं, यानी काम करने का तरीकाकार इस तरह मैनेजर रख रहा है कि एक कुछ ऐसी रूल को फॉलो कर रहा है कि फिनिश टू स्टार्ट भी होगी, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो स्टार्ट टू स्टार्ट लेके चलेगा पैरेलली, कि इस नोट से ये वाली भी स्टार्ट होगी, ये वाली भी स्टार्ट होगी। कुछ ऐसी होगी डिपेंडेंसी कि भाई एक फिनिश होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में होती है। अब आ जाते हैं कि उसको एक एस्टिमेशन देना, टाइम एस्टिमेशन क्या चीज़ है और टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंट बात होती है इसके, जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और नेटवर्क डायग्राम के अंदर टाइम को कैसे, और क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आगे थोड़ा सा भी हम इसको जायज़ा ले रहे हैं और देखते हैं जी। इस पे भी देखिए टाइम किस तरह रन कर रहा है, और 40 मिनट्स में सिर्फ 6-7 मिनट है, और कोशिश है कि ये 5-6 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो, ताकि अगर हम लेक्चर एंड करें 40 मिनट्स के करीब ये एंड हो जाता है, तो उसको भी जो अपना कासिम है, जब 38-39 मिनट्स हो गए, उसको आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर लें। अगर ये लेक्चर ब्रेक हो जाता है तो वो आपके पास लेक्चर आ रहा होता है वहाँ पर, तो फिर आप वेट करें कोई और एक्टिविटी का, ये लेक्चर दोबारा ज्वाइन करने के लिए, जिस तरह भी। तो एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन क्या कह रही होती है कि एक्टिविटी को आफ्टर डिफाइनिंग एक्टिविटीज एंड डिटरमिनिंग देयर सीक्वेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजमेंट ड्यूरेशन एस्टिमेशन। आपने एक एस्टिमेटेड टाइम देना होता है एक एक्टिविटी को। जब हमने एक्टिविटी डिफाइन कर दी, उसकी सीक्वेंसिंग हमने अपने एक नोट कर लिया रफ में, तो और फिर हमने देखना होता है कि हर एक्टिविटी जो है उसको कितना हमने अमाउंट ऑफ टाइम देना है हर एक्टिविटी को। लेट्स से एक फेज है इंसेप्शन, उसमें 6 एक्टिविटी है लेट्स से, तो इंसेप्शन को हम एक ये नहीं दे देंगे कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते। याद अगर आपको होगा, मैंने शुरू में इनिशियल कहा था कि 10 वीक्स है, 2 वीक्स को, 3 वीक्स को, 2 को, मगर वो 2-3 इस तरह नहीं होता। वो उसके अंदर एक एक एक्टिविटी को अब हम टाइम देंगे और वो फिर सम अप होके उस फेज का टाइम बन जाएगा, और वो टोटल पूरे प्रोजेक्ट को आपने उतने टाइम लाइन में इक्वल करके डिफाइन करना होता है। तो आपने एक टाइम एस्टिमेशन देनी होती है। ड्यूरेशन इंक्लूड्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम वर्क ऑन एक्टिविटी प्लस इलैप्स टाइम। इसका क्या मतलब है, ये इस लाइन का क्या मतलब है, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और डेफिनेटली जो एस्टिमेटेड टाइम है, ये आपको एक्सपर्ट्स जिनकी एस्टिमेशन या इनका अंदाजा होता है कि ये टास्क जिन्होंने करवाई होती हैं टास्क, तभी जो इवेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो डिपार्टमेंटल ये सारी चीजें होती हैं, जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने करवाया था, उनको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज भी पता होता है, कितनी टीमें हैं, किस तरह होगा, क्या क्या होगा। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि जो भी करें, जो सीनियर से या जिन्होंने एक्टिविटीज करवाई हैं, इवेंट्स करवाए हैं, या जो इवेंट हैंडलिंग वाले हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या है, कितना टाइम है, किस किस रिक्वायर्ड से, किस फॉर्मेट से, किस सीक्वेंस से, किस तरह ये चल रही होती है। तो बाज़ औक़ात उसमें तो आप फिनिश टू स्टार्ट ही लेके चले, खत्म होगी दूसरी शुरू होगी। मगर कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज चला रहे थे जो दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज साथ ब साथ चल रही होती है, वो वैसी जस्ट फॉर। तो अब क्या है इस लाइन का क्या मतलब है जो समझाना था, और यहाँ पर एक लेक्चर को भी थोड़ा सा पॉज ब्रेक करेंगे कि ड्यूरेशन इंक्लूड्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम वर्कड ऑन एन एक्टिविटी प्लस इलैप्स टाइम। ये इलैप्स टाइम का क्या मतलब है? अब बाज़ औक़ात आप लेट्स से एक माइंड में रखते हैं बीइंग अ मैनेजर कि यार ये तकरीबन 2 दिनों में ये टास्क लेट्स से कंप्लीट होगी, या 3 दिनों में कंप्लीट होगी। और ये 3 दिन भी वो रखे होते हैं जो मैक्सिमम रखना है, ये नहीं कि बस ये 2 दिनों में हो ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटे का पेपर है, तो आपने ये नहीं पेपर बनाते वक्त करना कि 1.5 घंटे में खत्म होगा, तो वो खत्म उससे भी कम टाइम में होगा। आपने कुशन रखा हुआ है कि जो बिल्कुल स्लो माठा है या जो
जिसकी वो जो कहते हैं ना कि मदानियाँ या गरारियाँ फंस चुकी होती हैं, जो रट्टे वाली आवाम जो बैठी होती है, वो यार पहला लफ्ज़ बताइए, वो शुरू हो जाते हैं। तो 10-15 मिनट का क्वेश्चन रखना होता है। तो ये इलैप्स टाइम भी यही है कि एक टास्क जब खत्म होती है और दूसरी टास्क जब शुरू होने वाली होती है, उसके दरमियान का जो बीच का भी गैप अगर है वो भी साथ शामिल करना है। तो माइंड में वो भी रखना होता है कि एक नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट करने के लिए कोई अमाउंट ऑफ टाइम है वो भी आप कैलकुलेट करें। तो कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम टाइम दिया जाए ताकि वो एक्टिविटी उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। वो एक एस्टिमेटेड होता है कि इसके अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन भी हो, अगर कुछ टास्क रहती हो या प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन बैकअप टाइम में अगर टाइम बच भी जाए तो उसमें कंप्लीट कर जाए। अगर बच जाए तो आप कुछ और प्लानिंग या कोई नेक्स्ट टास्क के लिए प्रोसीड भी कर सकते हैं। पीपल डूइंग द वर्क शुड क्रिएट एस्टिमेट और एक्सपर्ट रिव्यू देम, जो एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन टाइम की, कॉस्ट की, ये एक्सपीरियंस मैनेजर्स करते हैं, तो उनके साथ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ज़रा पॉज ब्रेक कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट शेड्यूल में अब हमने क्या करना है। तो वेट फॉर LMS, और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अभी क्योंकि आपका 2:30 बजे तक लेक्चर है 12:30 से, तो 2 हमने सेशन 80 मिनट्स के किए हैं और 80 मिनट्स के तो तकरीबन ये रिकॉर्डेड सेशन हो जाते हैं, और उसके बाद जो टाइम फॉर ज्वाइनिंग होता है या नोटिफिकेशन का होता है वो सारा इंक्लूड हो रहा होता है। और कोई एक्टिविटी या टास्क जो है वो LMS पे पोस्ट अगर हो तो वो आप उसको वेट करेंगे या जो भी है उस चीज़ को आप खुद मॉनिटर करेंगे। तो 24 स्टूडेंट्स हैं तो अमूमन इतनी स्ट्रेंथ होती है आपकी, हालांकि ये आपकी क्लास की स्ट्रेंथ मोर देन 40 बनती है। तो ठीक है जी, लेक्चर को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। और हमने जो एक्टिविटी डेफिनेशन देख ली, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग देख ली, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। अब जो है नेक्स्ट टास्क अगर आज होनी है 10-15 मिनट के गैप के बाद LMS पे देखें तो वहाँ से शुरू करेंगे शेड्यूल डेवलपमेंट या नेटवर्क डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, या कल से होनी है या कोई और एक्टिविटी है तो वो आप वेट करें। थैंक यू जी।